अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कौमी सलामती कमेटी और पाक फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानिए को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान कहते रहे कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, मगर अदालत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के इकदाम को गैर कानूनी और साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इकदाम को गैर आईनी करार दे दिया है। और 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने की रूलिंग और वजीर आजम के मशवरे पर सदर मुमलिकत की जानिब से असेंबलियां तोड़ने के इकदाम को भी कलअदम करार दे दिया है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से मरासले की तहकीकात का मुतालबा करते रहे हैं, मगर अदालत ने यह भी कह दिया है कि 7 मार्च को साइफर आया, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 अप्रैल तक कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। 28 और 31 मार्च को कौमी असेंबली के इजलास में भी इसका जिक्र नहीं किया गया, ना ही साइफर को पार्लियामेंट में पेश किया गया। मुबैना साजिश के मुल्जिमान को नोटिस तक नहीं दिए गए। अदालत ने मुबैना अमरीकी साजिश से मुताल्लिक भी फैसले में लिख दिया है कि सबूतों की अदम मौजूदगी में अदालत के पास इंक्वायरी के आगाज का इख्तियार ही नहीं है। इमरान खान ये गिला करते रहे कि करप्ट अफराद को हुकूमत दे दी गई है, मगर अदालत ने यह वाजे किया है कि जब तक इल्जाम साबित ना हो और ना अहली ना हो जाए, उस वक्त तक किसी को भी इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। कल रात ये तफसीली फैसला सामने आया और आज तहरीक इंसाफ ना सिर्फ फैसले पर बल्कि अदलिया और फौज पर सख्त तनकीद कर रही है, फैसले को सियासी करार दे रही है, जजेस और फौज पर सियासत में मुलविस होने का इल्जाम लगा रही है और कह रही है कि इदारों के मुंह को सियासी मुदाखलत का खून लगा हुआ है। इस मामले पर तहरीक इंसाफ के अपने बयानी में बड़ा तजाद सामने आ रहा है। वही तहरीक इंसाफ जो आज ये कह रही है कि इदारों के मुंह को खून लगा हुआ है और वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, इसी तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ भी है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह सकती है और उसे हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की मदद करनी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत अदालत के आज के फैसले से खुश है और सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अदालती फैसले के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान खान के बयानी और अदलिया से उनकी उम्मीदों को बड़ा धचका पहुंचाया है और तहरीक इंसाफ अपनी मायूसी और नाराजगी का इजहार भी कर रही है। अदालती फैसला कैसे तहरीक इंसाफ के एक इल्जाम और एतराज को गलत साबित कर रहा है, पूरी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अदालती फैसले में जजेस ने लिखा है कि हम पहले ही यह करार दे चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम और सदर के मुश्तरका इकदामात ने पब्लिक एट लार्ज को बगैर किसी मुंतखब पार्लियामेंट और बगैर एग्जीक्यूटिव की हालत में छोड़ दिया और ये दोनों रियासत के 2 अहम आईनी सतून हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम का ये हक कि उनकी हुक्मरानी एक आईनी पार्लिमानी हुकूमत करे, उसकी नफी कर दी गई। इस हक से उन्हें महरूम कर दिया गया। नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए आईनी अमल की पैरवी के बजाय वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर ने बादी नज़र में गैर आईनी तौर पर असेंबलियां तहलील करके अवाम को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा कर दिया। गवर्नेंस में जो सियासी खला पैदा हुआ और जिससे गैर यकीनी की कैफियत ने जन्म लिया, उससे पाकिस्तान का हर शहरी मुतासिर हुआ। हमारी राय में इन हालात में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद वजीर आजम और सदर की जानिब से लिए जाने वाले इकदाम ने बादी नज़र में अपोजिशन जमातों और अवाम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। अदालती फैसले के मुताबिक एक अहम मसला जिस पर हुकूमती वकला ने अपने दलाइल दिए वो साइफर का पैगाम था, जो एक पाकिस्तानी सफीर की तरफ से 7 मार्च को वजारत खारजा को भेजा गया। साबिक हुकूमत के वकला के मुताबिक साइफर से यह साबित हुआ है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बैरूनी रियासत के कहने पर लाई गई। यहाँ इस बात को नोट किया जाता है कि समाअत के दौरान वकला की तरफ से अदालत को यह साइफर नहीं दिखाया गया, बल्कि उसका कुछ हिस्सा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की हिमायत में जाहिर किया गया था। हमारे सामने हुकूमत के वकला ने यह दलाइल दिए कि साइफर ने संगीन नेशनल सिक्योरिटी के खदशात उठा दिए हैं और ये एक हतमी सबूत है कि बैरूनी अनासिर पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ मिलकर रिजीम चेंज के जरिए पाकिस्तान की सालवियत और खुद मुख्तारी को मजरू कर रहे हैं। और डिप्टी स्पीकर ने अपनी दानिस्त में साइफर के मवाद का इल्म रखते हुए एक गैर आईनी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके कौमी सलामती के बहरान को टाल दिया है। इसलिए इसी कौमी सलामती के दिफा में हुकूमती वकला ने सख्ती से यह दलाइल दिए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले में अदालत मुदाखलत न करे। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम यहाँ तक तो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अदालत के पास नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हुकूमती फैसलों पर एक महदूद दायरा कार है, लेकिन हम हुकूमती वकील की दीगर बातों में ज्यादा वजन नहीं देखते। अदालती फैसले के मुताबिक जब हुकूमत ने कौमी सलामती को अपने उस फैसले को बरकरार रखने के लिए एक दिफा के तौर पर लिया जो बादी नज़र में एक गैर आईनी फैसला है, तो हुकूमत पाबंद है कि वो अपने इस दिफा की हकीकत को साबित करे और ऐसा करने के लिए हुकूमत को सबूत पेश करने होंगे ताकि वो कानूनी जांच पड़ताल से बच सके। लेकिन यहाँ हुकूमत ने कौमी सलामती और बैरूनी मुदाखलत के दावे के दिफा का सारा केस सिर्फ
एक साइफर पर रखा जिसका मवाद ना हमें दिखाया गया और ना ही कौमी सलामती के उन अरकान को जिन पर इल्ज़ाम है कि वो इस बैरूनी साजिश में मुलविस थे, और ना ही कौमी असम्बली के उन अरकान को जिन पर इल्ज़ाम है कि वो इस बैरूनी साजिश में मुलविस थे। ना ही कोई दीगर सबूत हमारे सामने या कौमी असम्बली के सामने रखे गए, ना ही कौमी असम्बली के अरकान के नामों की तफसीलात दी गई जिन पर साजिश और दीगर अरकान या सियासी जमातों को तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए मुबैना लालच या जबर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। अदालती फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन जमातों के अरकान से मुताल्लिक जो तासुर दिया था कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश में मुलविस हैं और इस हवाले से उन्होंने जो तफसीली वजूहात बताई थी उनमें इबहाम है। डिप्टी स्पीकर की तफसीली वजूहात में इस बात का एतराफ़ किया गया था कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इल्ज़ामात को तहकीकात की ज़रूरत है और डिप्टी स्पीकर की इस ऑब्जर्वेशन से इस बात का एतराफ़ होता है कि जो मवाद उन्हें दिखाया गया था वो या तो ना मुकम्मल था या ना काफ़ी था। ये बात इस चीज़ से भी जाहिर होती है कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मुख्तलिफ तारीखों का हवाला तो दिया, लेकिन पाकिस्तान से किसी शख्स का नाम नहीं लिया जो इस मुबैना साजिश में मुलविस थे। और मुमकिन है कि यही वजह हो कि डिप्टी स्पीकर ने इस हवाले से जामे तहकीकात की सिफारिश की ताकि वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के इस मौक़िफ़ की तस्दीक हो सके कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मदद से बैरूनी साजिश चल रही थी। लेकिन 7 मार्च 2022 को साइफर मिलने के बावजूद इसमें मौजूद मालूमात की हुकूमत ने तहकीकात नहीं करवाई और ना ही 28 मार्च और 31 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में इसके मवाद की तरफ इशारा किया गया और ना ही अपोजिशन जमातों के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात और उनके सामने रखे गए। और ये सिर्फ उस वक्त हुआ जब 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक वोटिंग के लिए असम्बली में फिक्स हुई तो वज़ीर कानून ने पहली दफ़ा ये मामला कौमी असम्बली में उठा दिया और डिप्टी स्पीकर से कहा गया कि वो तहरीक अदम एतमाद की आईनी हैसियत पर फैसला करें। अदालती फैसले के मुताबिक 2 अप्रैल को वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने बयान दिया कि काबीना ने इस हवाले से कमीशन कायम करने की मंजूरी दी है ताकि मुबैना बैरूनी साजिश की तहकीकात करवाई जाए और हुकूमत का यह फैसला खुद बादियुन नज़र में मौजूदा सबूत के नाकाफी होने की तरफ इशारा करता है। इसलिए नाकाफी मवाद की वजह से हम इस इस्तदा को मंजूर करने और उसके मेरिट पर फाइंडिंग जारी करने से कासिर हैं। अदालती फैसले के मुताबिक मुदाखलत से मुताल्लिक जो वाहिद मालूमात हमारे सामने मौजूद है वो डिप्टी स्पीकर की राय है कि एक बैरूनी रियासत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन ना ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और ना ही उनकी तफसीली वजूहात ये दावा करते हैं कि साइफर से ये जाहिर होता है कि अपोजिशन जमातों के किसी भी रुकन ने वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए किसी बैरूनी रियासत से राब्ता किया। और इस हवाले से काबिल एतमाद सबूत की अदम मौजूदगी में अदालत हुकूमत का यह दिफा कबूल नहीं कर सकती कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी को कौमी सलामती के नाम पर अदालती जांच पड़ताल से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालती फैसले के मुताबिक आर्टिकल 95 के तहत डिप्टी स्पीकर के पास 28 मार्च के बाद 7 दिन थे कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते, जिससे उन्हें 4 अप्रैल तक वक्त मिला। इसलिए जब वज़ीर कानून ने 3 अप्रैल को साइफर से मुताल्लिक बात की तो डिप्टी स्पीकर के पास मौका था कि वो साइफर के मवाद और उसके असरात से मुताल्लिक कौमी असम्बली में बहस करवाते हैं, लेकिन किसी भी रुकन असम्बली को सुने बगैर डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ वज़ीर कानून के इल्ज़ामात पर तहरीक अदम एतमाद को ही मुस्तरद कर दिया। और ऐसा करते वक्त डिप्टी स्पीकर ने न सिर्फ आर्टिकल 95 की शिकों को नज़रअंदाज किया बल्कि आर्टिकल 5 से मुताल्लिक भी रूलिंग दी जो उनके दायरे कार से ही बाहर था। और ये बात इस मामले से अलग है कि अपोजिशन जमातों के उन अरकान को सुना ही नहीं गया जिन पर रियासत से गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। अदालती फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की तफसीली वजूहात और काबीना के फैसले ने इस बात को तस्लीम किया कि अपोजिशन जमातों और बैरूनी रियासत के मुबैना गठजोड़ को साबित करने के लिए इंक्वायरी की ज़रूरत है। और ऐसी इंक्वायरी या तो वो कमीशन कर सकता है जिसकी तश्कील 2017 के एक्ट के तहत हुकूमत दे सकती है, या कोई स्पेशलाइज कमीशन इसकी इंक्वायरी कर सकता है जिसकी तश्कील एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस के जरिए दी जा सकती है। दूसरा तरीका वो है जो 2015 में साबिक सदर ममनून हुसैन ने अपनाया था और जनरल इलेक्शन 2013 की इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत का यह मौक़िफ़ कि अदालत कौमी सलामती के दिफा और पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात का खुद नोटिस ले, उसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है और सबूतों की अदम मौजूदगी में अदालत के पास इंक्वायरी के आगाज़ का दायरा कार ही नहीं है। और जहाँ तक स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का मुतालबा है तो ना ही आइन और ना कौमी असम्बली के रूल्स स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये अख्तियारात देते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाबिल समाअत करार देकर एक रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दें। आर्टिकल 95 और रूल 37 तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मैंडेट देते हैं और ये बात साफ हो जाती है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने और असम्बली के इजलास को ख़त्म करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी थी। वज़ीर कानून की तकरीर के बाद डिप्टी स्पीकर के पास सिर्फ 2 रास्ते थे,
या वो आर्टिकल 95 और रूल 37 के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते, या वजीर कानून की तरफ से उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस कराकर फिर वोटिंग की तरफ बढ़ते। लेकिन स्पीकर की तरफ से ये दोनों तरीक़ेकार नहीं अपनाए गए और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद ही मुस्तरद कर दी। डिप्टी स्पीकर ने अपने दायरा अख्तियार से तजावुज़ किया और अपनी पाबंदियों की नफ़ी की। डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की और उनकी तरफ से जो आइन के आर्टिकल 5 की तशरीह करने की कोशिश की गई वो भी उनके दायरा कार से बाहर थी। आइन का आर्टिकल 5 जो रियासत से वफादारी से मुताल्लिक है, उसकी खिलाफ वर्जी का मामला सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में सबूत के साथ आ सकता है। इसलिए अगर अदालत को लगता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की आईनी फिक की तशरीह गलत है तो कोर्ट के पास इसे गलत करार देने का दायरा अख्तियार है और ऐसे मामलात में अदालत का फ़र्ज है कि ऐसी किसी भी रूलिंग में मुदाखलत करे और आइन को बालादस्त रखे। और अदालत का ऐसा कोई भी फैसला पार्लियामेंट की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं है। अदालती फैसले के मुताबिक जब ये पता चल गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में कोई कानूनी असर नहीं था तो इस बात का जायजा लेने की ज़रूरत है कि क्या वज़ीर आज़म सदर को पार्लियामेंट तहलील करने की एडवाइस दे सकते थे या नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक आर्टिकल 58 जो असेंबली तहलील करने से मुताल्लिक है, उसकी तशरीह वज़ीर आज़म को उस वक्त सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस से रोकती है जब पहले से ही वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आ गई हो। ये तशरीह वाज़ेह है और ये वज़ीर आज़म के असेंबली तहलील करने की ताकत को उस वक्त रोकती है जब कौमी असेंबली में उन पर एतमाद का मामला चैलेंज हो चुका हो। इसलिए वज़ीर आज़म की सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस आइन की तशरीह की खिलाफ वर्जी थी और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। अब क्योंकि वज़ीर आज़म की एडवाइस की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी तो सदर का असेंबली तहलील करने का फैसला भी अपनी आइनी हैसियत खो देता है। अदालती फैसले के मुताबिक दलाइल के दौरान हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ नकात रखे गए जिसमें जल्द इंतखाबात के हक़ में और नफ़ी में बात की गई। हुकूमत की तरफ से जल्द इंतखाबात के हक़ में बात करके ये दलील दी गई कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो 9 जमातों की एक कमज़ोर हुकूमत अपने आज़ादाना एजेंडों के साथ आ सकती है और जो हुकूमत आएगी उसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जिन पर करप्शन के मुजरिमाना केसेस हैं। अदालती फैसले के मुताबिक ये एतराज़ जो इखलाकी ग्राउंड पर लिया गया है इसमें आर्टिकल 62, 63 नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट के कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया है क्योंकि यह कवानीन मुल्जिमान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हैं। सिर्फ उसी वक्त ही कोई रुकन इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब उस पर जुर्म साबित हो जाए और सज़ा की शक्ल में उसकी नाअहली हो जाए। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की बालादस्ती के लिए कौमी असेंबली में अपोजिशन की मौजूदगी ज़रूरी है, जिसके बाद अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, वज़ीर आज़म की एडवाइस और सदर की तरफ से असेंबली तहलील करने के फैसले को गैर कानूनी करार दिया और कौमी असेंबली को बहाल किया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान के अहकामात पर डिप्टी स्पीकर की अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की रूलिंग और इससे जुड़े तमाम इकदाम गैर आईनी थे। अहम बात यह भी है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जिस खत की बुनियाद पर रूलिंग दे दी थी उन्होंने उस वक्त वो खत देखा ही नहीं था, बल्कि कासिम सूरी ने यह खत 9 अप्रैल को स्पीकर असद कैसर के इस्तीफे के बाद देखा था और 12 अप्रैल को यह बात उन्होंने खुद बताई थी। असद कैसर ने जब इस्तीफ़ा दिया तो एज ए एक्टिंग स्पीकर कौमी असम्बली वो मरासला मेरे पास आया और वो मैंने पढ़ा। हैरत है कि डिप्टी स्पीकर ने खत देखे बगैर कैसे इतनी बड़ी रूलिंग दे दी और एक आईनी प्रोसेस में रुकावट डाल दी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ मुसलसल ये शिकवा कर रही है कि अदालत को फैसले से पहले खत देखना तो चाहिए था, मगर हकीकत यह है कि समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खत अदालत में पेश ही नहीं किया, बल्कि जिस दिन अदालत ने फैसला सुनाया था उस दिन तक भी यह खत क्लासीफाइड था और काबीना ने 9 अप्रैल को वोटिंग से कुछ देर पहले इसे डी क्लासीफाई किया था और बाद में अदालत को यह खत भेजा गया था। और अब तहरीक इंसाफ का एतराज़ है कि मुख्तसर फैसला देने के बाद ही खत देख लेते और तहकीकात करा लेते। कानूनी माहिरीन से पूछेंगे कि क्या फैसला दिए जाने के बाद भी अदालत खुद किसी मुबैना सबूत की तहकीकात का हुक्म दे सकती है। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि बेशक कौमी असम्बली की कार्रवाई और उसके खुद मुख्तारी को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आइन के आर्टिकल 69 की शिक 1 के तहत तरीक़ाकार की बेज़ाब्तगी की बुनियाद पर पार्लियामेंट की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ताहम आर्टिकल 69 की शिक 2 कहती है कि पार्लियामेंट का कोई भी रुकन या अफसर जिसे आइन में पार्लियामेंट में ज़ाब्ते की कार्रवाई चलाने और नज़्म व नस्क बरकरार रखने के इख्तियारात दिए गए हैं, वो इन इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से किसी भी अदालत के दायरे कार में आता है। जस्टिस मज़हर आलम के मुताबिक माजी में कई मौक़े पर इस अदालत ने इस मसले पर तफसीली बहस की है कि कौन सी कार्रवाई पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई है, कौन सी कार्रवाई अंदरूनी कार्रवाई नहीं है और कौन सी कार्रवाई अदालती दायरा कार से बाहर है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आइन का आर्टिकल 69 इस अदालत के दायरे अख्तियार पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाता। स्पीकर का तर्ज अमल अगर कवायद और इख्तियारात की खिलाफ वर्जी पर मबनी है
और पार्लियामेंट की कार्रवाई को हमवार अंदाज में चलाने के अमल को मुतासिर करता है तो बादी नज़र में ये तर्ज अमल इंसाफ के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी है, जिससे आइन के आर्टिकल 69 की आड़ में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। इजाफी नोट में मजीद लिखा है कि ये रिकॉर्ड पर है कि 8 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म के खिलाफ एक बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली ने करारदाद जमा कराई और ये तादाद कौमी असम्बली की मजमूई तादाद के 20% से काफ़ी ज़्यादा थी, जो आइन के आर्टिकल 95 की शिक 1 के तहत दरकार होती है। क्योंकि इस करारदाद को स्पीकर की तरफ से मंजूर किया गया था, इसलिए यह स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी थी कि वो आर्टिकल 95(2) में बताए गए वक्त के मुताबिक इस पर वोटिंग कराते। ये आर्टिकल कहता है कि कौमी असम्बली में करारदाद पेश होने के बाद 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद इस करारदाद पर वोटिंग नहीं कराई जा सकती। यानी तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन और 7 दिन के दरमियान वोटिंग कराना ज़रूरी था, मगर स्पीकर ने बगैर किसी वजह के वोटिंग में ताख़ीर की और आखिरकार इस करारदाद को नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया, जो कि आइनी तकाज़ों के खिलाफ है। इजाफी नोट के मुताबिक एक बार जब करारदाद को पेश करने की इजाज़त दी जाती है तो फिर इस पर वोटिंग कराना लाजमी होता है। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करके वो अख्तियार इस्तेमाल किया जो उन्हें हासिल ही नहीं था और उनका ये यकतरफा कदम गैर आइनी और गैर कानूनी है। एक बार जब कोई मामला वोटिंग के लिए मुकर्रर होता है तो फिर स्पीकर को इख्तियार ही नहीं है कि वोटिंग से गुरेज करे या फिर वोटिंग कराए बगैर करारदाद मुस्तरद कर दे। ये तन्हा ही एक ऐसा अमल है जो आइन से मावरा है और इस अदालत की मुदाखलत का तकाजा करता है। जस्टिस मजहर आलम ने मजीद लिखा है कि आइन कहता है कि अख्तियार का इस्तेमाल एक मुकद्दस फरीज़ा है और यह अख्तियार सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इस मुकद्दस फरीज़े की खिलाफ वर्जी करके सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने से रोका। आइन की ऐसी सरीह खिलाफ वर्जी के नताइज होंगे और कानून को अपना रास्ता लेना होगा। इजाफी नोट में मजीद लिखा है कि यह भी मुशाहिदा किया गया कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से लेकर सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने तक ये तमाम इकदाम मामूल के ज़ाब्ते के तहत नहीं किए गए, बल्कि ये तमाम इकदाम आइन के साथ जालसाजी करके तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने के लिए पहले से की गई मुशावरत और गौर व खौस के नताइज थे। लिहाजा मेरी समझ के मुताबिक आइन का आर्टिकल 5 जो आइन की ताबेदारी से मुताल्लिक है, इसी आर्टिकल का हवाला देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ताहम ऐसे इकदाम पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है या नहीं, इसका तयन पार्लियामेंटेरियंस पर छोड़ा जाता है कि आया वो इस तरह के गैर आइनी इकदाम के लिए दरवाजे खुले छोड़ते हैं या फिर मुस्तकबिल में ऐसे गंद को रोकने के लिए मुनासिब इकदाम लेते हैं। बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने 13 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन और फैसले से इत्तफाक किया है। अपने इजाफी नोट में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 का हवाला देकर तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश का नतीजा करार दिया। हैरानी की बात यह है कि डिप्टी स्पीकर ने यह वजाहत नहीं दी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अमल में आर्टिकल 5 किस तरह मुतालिका है। आर्टिकल 95 डिप्टी स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के अलावा और किसी अमल की इजाज़त नहीं देता। वो आइन पर अमल करने के पाबंद हैं, इसलिए वो आइनी तौर पर पाबंद थे कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते। उन्हें अपने हल्फ और आइन की पाबंदी करते हुए गैर जानिबदार और शफाफ तरीके से काम करना चाहिए था, मगर उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल किया ताकि वो वज़ीर आज़म के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक एक ही जमात से है। डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट इस बात का सबूत है कि वो पहले ही रूलिंग के जरिए तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का फैसला कर चुके थे, जो असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इस बात का सबूत है कि ये पहले से तयशुदा थी। इससे पार्लियामेंट अपने वोट के हक से महरूम हुई। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ने वफाकी वज़ीर कानून के इल्ज़ामात का जवाब देने का हक भी नहीं दिया, जिससे पार्लियामेंट के अख्तियार और सालमियत को कमजोर किया गया और पार्लियामेंट के वकार को भी नुकसान पहुंचाया गया। इनका यह अमल न सिर्फ आइनी मैंडेट से बाहर था, बल्कि बदनीयती पर मबनी था। इसे तरीक़ाकार की बेज़ाब्तगी करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये आइन के दायरे से बाहर है। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने नोट में लिखा है कि हमें हैरत है कि मरासले का मतन पढ़े बगैर डिप्टी स्पीकर कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई साजिश थी और किसने की। इस बात को तस्लीम किया गया कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले ही वज़ारत खारजा को मरासला मौसूल हो चुका था। अगर ये बात मान भी ली जाए कि पार्लियामेंट के किसी रुकन पर साजिश का इल्ज़ाम है तो इस हवाले से कानून में तरीक़ाकार दिया गया है, मगर इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर मरासले में वजन था, जैसे कि डिप्टी स्पीकर ने इल्ज़ाम लगाया था, तो भी इसकी बुनियाद पर तहरीरी अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। यह आइन का मैंडेट है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का अमल मुकम्मल किया जाता, मगर ऐसा नहीं किया गया। स्पीकर की रूलिंग आइन के दायरे से बाहर है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इजाफी नोट में मजीद लिखा है कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। मुल्क में इंतखाबात कब कराने हैं ये पार्लियामेंट की इज्तिमाई फैसला करे। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असेंबली मुद्दत पूरी होने पर ही कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला सामने आने के बाद
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि यह फैसला गलतियों से भरा हुआ है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नल बंद कमरों में फैसले करते रहें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। जजमेंट से पहले क्या रिमार्क्स थे, क्या बातें हो रही थी, फिर वक्फे के बाद क्या हो गया, ये सारी बातें चलें किसी वक्त बाद में तारीख का हिस्सा हैं, वो उसमें आ जाएंगी। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से, फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें जी ये हो गया, वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फैसले कैसे हुआ, क्या किया। PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। सियासी फैसले हैं, वो सियासी मैदान में होने दें। आपको ये शौक नहीं होना चाहिए। करनी जो है वो जजी है, करना हमने जो है वो हमने कमीशन लिया हुआ है फौज में, लेकिन हमने फिर सियासत भी करनी है, ये तो नहीं हो सकता। फवाद चौधरी तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं कि दोनों इदारे सियासत कर रहे हैं, खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। लेकिन फवाद चौधरी के लीडर इमरान खान का बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह सकती, उसे सियासत में मुदाखलत करके तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। न्यूट्रल्स के लिए, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। न्यूट्रल्स आपके ऊपर भी सारी कौम देख रही है और आपके ऊपर भी जजमेंट पास होगी। अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये हो नहीं सकता कि जजेस और जर्नल बंद कमरों में फैसले करते रहें, मगर कौन से जजेस के कौन से फैसलों की बात कर रही है, क्योंकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने माजी में इमरान खान के हक में फैसले दिए। रूलिंग को गैर कानूनी करार देने वाले 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के केसेस की निगरानी के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन को ही निगरान जज मुकर्रर किया था। इसी तरीके से 62 के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करने वाले बेंच में भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे जिसने बनी गाला को रेगुलराइज किया था। तो कौन से ऐसे फैसले थे जो बंद कमरे में हुए और किसकी तफसीलात बताने की जजेस को धमकी दी जा रही है? क्या इनमें से कोई फैसले हैं या कोई और फैसले हैं? और हाल ही में जब आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और यह करार दिया गया कि मुनर्रिफ अराकीन का वोट नहीं गिना जाएगा, तो इमरान खान ने फैसले की तारीफ की और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि शरीफ खानदान के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट खुद सुने। सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने। और आज शदीद तनकीद हो रही है इसी अदलिया पर और शदीद किस्म की धमकियां भी दी जा रही हैं। दूसरी जानिब आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतालबा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर आरिफ अलवी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब वफाकी हुकूमत के पास कोई गुंजाइश नहीं कि इस मामले पर आर्टिकल 6 का रेफरेंस बनाकर ना भेजे। मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए, उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। स्पीकर जो है वो इस फैसले की रूह से बाउंड है
कि वो इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें नाअहल करार दे और उस नाअहली के दौरान ही फिर इनका जो है वो आइन से जो इन्होंने खिलवाड़ किया है उसके रेफरेंस का भी जो है वो फैसला हो जाए। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास और पार्लियामेंट के पास इस फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस बात से पहलू तही करें कि इनके खिलाफ जिनका बाकायदा नाम है प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लॉ मिनिस्टर, उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस ना भेजा जाए या उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। अलावा नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सेनेट में करारदाद भी जमा करा दी है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने की करारदाद में कहा गया है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, इमरान खान, फवाद चौधरी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। करारदाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा भी किया गया है। क्या नून लीग जो कर रही है दुरुस्त कर रही है? अगर तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ दुरुस्त ना भी हो, उसमें तजाद भी हो, तो क्या नून लीग आर्टिकल 6 की कार्रवाई करके दुरुस्त कर रही है? और नून लीग में इस मामले पर इत्तफाक भी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आप तो कहते थे कि जितने सियासतदान हैं उन्हें फैसला करना होगा। ज़ाहिर नून लीग का भी ये मौक़िफ़ है कि मुदाखलत ना हो, अदलिया को इस्तेमाल ना किया जाए। आज वही बात तहरीक इंसाफ कर रही है। वो खुद कह रहे हैं कि जो माजी में होता रहा है वो एक तल्ख हकीकत है, इदारों के मुंह को खून लग गया है। तो आपको साथ बैठना चाहिए तहरीक इंसाफ के कि जी आए एक मुआहदा करते हैं और आइंदा इस मुल्क की सियासत को दुरुस्त करते हैं। आर्टिकल 6 लगाना चाहिए जो आप लगाने जा रहे हैं। आपने एकदम मुझसे 2 सवाल पूछ लिए शाहजेब। मैं दोनों का बारी बारी जवाब देता हूँ। दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। दोनों सवाल जो है इंडिपेंडेंट है। देखिए, जहाँ तक गुफ्तगू करने का या रास्ता तलाश करने का इस मुल्क की जो 75 साल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी गलतियां हैं, उनका अजाला करने का, कोई इस मुल्क के अवाम को जो है सुख का सांस प्रोवाइड करने का, तो उसके लिए किसी भी कुव्वत से, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो, उससे बात करने में कोई तामुल जो है कतई तौर पे मुझे या मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पार्टी को या किसी भी सियासी वर्कर को होगा। सियासत जो है वो एक मुस्तकिल डायलॉग का नाम है, मुस्तकिल जो है वो राब्तों का नाम है। सियासत जो है राबते जो है वो कतई ताल्लुक नहीं करती। सियासत ये सिखाती नहीं है। और मेरा ख्याल है आज भी तमाम अदारे जो हैं उनको मिलके, मैं अदारों की बात कर रहा हूँ, अफराद की बात नहीं कर रहा, मैं अदारों को मिलके, अफराद पे ही मुश्तमिल होते हैं अदारे, लेकिन जब मैं अदारों की बात करता हूँ उसमें ज़रा पायदारी आती है, उसमें कंटिन्यूटी आती है, उसमें जो है वो ये नहीं है कि अफराद नहीं है, अफराद तब्दील हुए हैं तो अदारों की पॉलिसी तब्दील होगी, नहीं, एक कंटिन्यूटी होती है, उसमें कोई किसी किस्म का तामुल नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, सियासी माहौल की कदूरतें दूर करने के लिए अगर मुज़ाकरात हों आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए, तो उसमें बिल्कुल किसी किस्म का, लेकिन मगर मसला ये कि अभी कुछ अर्सा पहले तक आप लोग कह रहे थे कि इदारे मुदाखलत खत्म करें, इदारों की चाहे वो अदलिया की हद तक हो या फौज की हद तक हो, मुदाखलत खत्म होनी चाहिए, नाम ले लेके बात कर रहे थे। आज तहरीक इंसाफ कह रही है, और जब तहरीक इंसाफ कह रही है तो आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, देखें, आर्टिकल 6 की तरफ जो है वो फैसले का हिस्सा है। आर्टिकल 5 जो है उसके तहत कार्रवाई जो है वो फैसले का हिस्सा है। वो हम बात नहीं कर रहे हैं, वो फैसला बात कर रहा है, वो फैसला बोल रहा है, हम नहीं बात कर रहे। लेकिन एक बात है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं आपके स्क्रीन पे हूँ, मेरे को काबीना ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई मेरे खिलाफ जो है अप्रूव की थी। एक साहब है शफकत महमूद, तालीम के वजीर हुआ करते थे, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आर्टिकल 6 की। वो तो मेमन साहब जो थे उन्होंने रेजिस्ट किया और वो जो है वो सिरे ना चढ़ सकी वो बात जो है। लेकिन ये मैं कोई जो है आई डोंट वांट टू पे देम इन द सेम कॉइंस, लेकिन एक बात जरूर है कि हम इसको इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन
आइन की पासदारी के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए जो कुछ हुआ, जिससे हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, जिस तरह पार्लियामेंट को ट्रीट किया गया, पांव के तले रौंदा गया आइन को, पार्लियामेंट को, उस अदारे को, उसका कोई ना कोई तो कोई कीमत अदा करे ना। इस तरह तो नहीं है। मगर ख्वाजा साहब, एक मसला ये है, आपने कहा कोई ना कोई कीमत अदा की जाए। यहाँ पर इशू ये है कि देखें, आइन शिकनी होना या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होना अभी दो अलग अलग बातें हैं। जो फैसला है, जो आर्टिकल 6 की बात करता है, वो तो इजाफी नोट करता है और पार्लियामेंट की सवाबदीद पर छोड़ता है, मगर अदरवाइज फैसला आर्टिकल 6 की नहीं बात कर रहा है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जरूर कह रहा है। आप नहीं समझते कि इसका यहां तक तदारुक या सदेबाब जरूर हुआ है कि देखें, पार्लियामेंट बहाल हुई, फैसला रिवर्स हुआ, आज अदालत ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाया था उस वक्त के वजीर आजम ने, सदर ने और डिप्टी स्पीकर ने, और आज आपकी हुकूमत है और पार्लियामान मौजूद है। इस हद तक बहुत नहीं है आपके ख्याल में यह भी लाजमी हो कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो, जो आज तक डिक्टेटर्स के खिलाफ तो नहीं हुई मगर सियासतदान के खिलाफ कर रहे हो? मैं आपकी बात से जो है ब्रॉडली जरूर इत्तेफाक करता हूँ। माइनर सा मुझे इख्तलाफ है आपकी बात से, लेकिन उसके लिए फिजा तैयार करनी पड़ेगी। जो इस वक्त भी जो लैंग्वेज बोल रहे हैं इमरान खान साहब, और आज जो लैंग्वेज बोली है उनके और उनके हवारियों ने, मैं समझता हूँ कि ये तो माजी में बड़ी बड़ी तल्ख मकामात के ऊपर, तल्ख माहौल के अंदर हमने या मेरी क़यादत ने या मेरी पार्टी ने या दूसरी पार्टियों ने कभी भी जो है ये इस तरह की जबान जो है वो नहीं बोली थी जो आज वो बोल रहे हैं, या पिछले चंद दिनों में से जलसों में जो इस्तेमाल हो रही हैं। इतने तल्ख माहौल के अंदर, और जो शख्स समझता हो कि मेरी पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान में हर चीज का जो है वजूद जो है वो उसके इक़्तिदार के साथ मशरूत हो गया हुआ है, तो शाहजेब उससे बात क्या हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर कोई बातचीत के साथ रास्ता खुल सकता है, तो अगर ये सारी चीजें जो है रिवर्स करके हम एक नया स्टार्ट ले सकते हैं, जिसमें माजी को भी जो है उसको भी वॉश किया जाए, उसको भी धोया जाए, और जो प्रेसिडेंट जो है उसको भी जो है किसी ना किसी तरह जो है हम जो है उसको पाक साफ करें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये गाली गलोच वाली, ये जो एक दूसरे पे जाती हमले करने, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है गालियां देनी, ख्वातीन का गालियां देना, बच्चों का गालियां देना जो है ये तो बंद होना चाहिए। ये तो जब जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था उस वक्त भी नहीं होता था, उस वक्त भी नहीं होता था। उसके बाद इतनी दफा इक़्तिदार छीना गया, नवाज शरीफ से छीना गया, उससे बेनजीर शहीद से छीना गया, लेकिन किसी ने गाली नहीं दी। हमने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर गैर महफूज सियासतदानों ने या सियासी वर्करों ने नहीं महसूस किया। हम एक दूसरे के खुशी और गमी में जाते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में जो है शरीक होते थे। ये सियासी जो इस वक्त कदूरत हो गई हुई है, पैदा हो गई हुई है, जो इमरान खान ने माहौल में जो है एक तलखी पैदा कर दी है। इमरान खान रिश्तों को नहीं पहचानता, वो सियासी रिश्ते या सियासी बरादरी के रिश्ते जो हैं उनको छोड़ें, वो अपने खून के रिश्ते नहीं पहचानता, वो हमारे साथ सियासी रिश्तों को किस तरह जो है वो एक्नॉलेज करेगा। मैं एक बात यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगा, ये स्पेस जो है इमरान खान ने खुद दी है। आज वो एस्टेब्लिशमेंट को गाली देता है या अदलिया को गाली देती है, जब भी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने आके जो है ब्रीफिंग दी या एस्टेब्लिशमेंट ने कंडक्ट की मीटिंग्स, चाहे वो आईएसआई के मेस में थी या वो कमेटी रूम नंबर 2 पार्लियामेंट हाउस में थी, वो इमरान खान का काम था, वो वजीर आजम था उस वक्त, उसको वो मीटिंगें कंडक्ट करनी चाहिए थी, उस इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहिए था। उसके बजाय उसने एब्डिकेट की अपनी हैसियत जो है, अपनी पावर, अपनी जो है पोजीशन को एब्डिकेट किया। ये जो आपका नुक्ता है कि आज इमरान खान साहब कहते हैं कि जी सारी चीजें वो कर लेते थे, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, अगर जिम्मेदारी वजीर आजम की हो तो काम भी वो करे, मगर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिसके सहाफी भी यानी शाहिद हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ जी ये काम मैंने खुद ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया था। जिन इजलासों की आप बात कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने खुद ने ये जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी थी, खुद नहीं आते थे इजलासों में। ये भी बात दुरुस्त है कि इस वक्त भी इमरान खान साहब की बात में तजाद है, वो ये भी कह रहे हैं मेरे हक में मुदाखलत करो, मगर फिर साथ में तनकीद भी कर रही है तहरीक इंसाफ। मगर जो तनकीद कर रही है, आप नहीं समझते वो तनकीद कम से कम दुरुस्त है, उनके बयानात में जितना भी तजाद हो कि इस मुल्क का ये हाल जो हुआ है ये जर्नैलों की मुदाखलत और अदालत के गलत फैसलों की वजह से हुआ है। पुख्ता सियासतदान ने है, बदनाम भी सियासतदान हुए हैं, मगर इस बात को दुरुस्त करने की जरूरत है। इस मुल्क की तारीख है कि इन दोनों ने इस मुल्क का यह हाल किया।
देखिए, आपकी जो बात है, मेरा ये जो बात आप कर रहे हैं, मेरा ये सियासी कैरियर में थ्रू आउट ये स्टैंड रहा है और ये स्टैंड जो है रीट्रेट में वक्तन फक्तन जो है असेंबली के बाहर जो है आप लोगों के मीडिया के लोगों के सामने उसको रीट्रेट करता रहा। लेकिन मैंने बात हमेशा की है उसको जातियात पे लेके नहीं आया। आप मेरी तकारीर सुन लें, आप मेरी जो इंटरव्यू सुन लें, जातियात पे नहीं लाया, क्योंकि मैं इस मामले को ट्रांजैक्शनल नहीं समझता। मैं इस मामले को एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक ब्रॉड जो है वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए या ब्रॉड जो है एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए जिसमें जो माजी की तमाम चीजें जो हैं उनको कंडोन करके उनको उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये शख्स जो है वो साथ ये बात करता है जो आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं, और साथ कहता है कि अदारे मेरी मदद करें। अगर अदारे उसकी मदद ना करें तो अदारों को गाली गलौज दी जाए। अब चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो फौज है, फिर उसका नाम ले लेके उन लोगों को किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है। मैं समझता हूं कि बंदा इतना बिटर हो गया हुआ है कि वो सारा इक्विलिब्रियम जो है उसका लूज हो गया है। इट्स लॉस्ट हिज मेंटल इक्विलिब्रियम। और फिर भी मैं फिर कहूंगा कि ये अगर वो अपनी जात के महवर से, अपनी जात के जो एक खौल है उससे बाहर निकल के इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क का आइन, इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के अदारे, उनकी बात करें, आने वाली नस्लों की बात करें। उनकी उम्र देख लें, मेरी उम्र देख लें, 2-4 साल का फर्क होगा और 2-4-5 साल जो है वो जो है दिमागी तवाज़ुन तो अभी भी उनका जो है बिगड़ गया हुआ है। अल्लाह ताला सबका दिमागी तवाज़ुन ठीक रखे। ये इक़्तिदार बड़ी खराब चीज होती है, ये लोगों के दिमागों में बैठ जाती है और फिर निकलती नहीं है। उनको रात को सोते वक्त भी जो इक़्तिदार याद आता है। जब अपोजिशन में होते हैं तो इक़्तिदार जो है वो तलमलाता रहता है, उनको हर वक्त जो है उनको सुकून नहीं लेने देता। ये हाल है इस वक्त इमरान खान का। मैं आपकी बातों से 100% इत्तेफाक करता हूं। माजी में बड़ी ट्रांसग्रेशंस हुई हैं, अदलिया ने की है। भुट्टो का जो अदालती कत्ल है उससे पहले नजरिया जरूरत है जिसका आज भी रेफरेंस दिया गया हुआ है। अदालत उसको करेक्ट कर रही है, अदालत उसको करेक्ट कर रही है। अदालत जो माजी में जो कुछ अदालती फैसले हुए उनको कंपनसेट कर रही है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस जो है राइट कर रही है जो आइन और कानून के मुताबिक है। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है। वो खुद कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, लेकिन वो साथ साथ ये कहते हैं ये न्यूट्रल नहीं रह सकते, इनको मेरे साथ होना चाहिए। ये हको बातिल, ये कौन डिसाइड कर रहा है कि हको बातिल कौन है, मगर कौन बातिल है और कौन हक है? सियासत में कौन लोग डिसाइड करते हैं? ये बात जो है, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, अगर अदारे जो हैं, अगर जो है हमारा चीफ जस्टिस या हमारा चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो अपने अदारों को इज्तिमाई तौर के ऊपर अपने अदारों को जो है आइन और कानून के रास्ते पे ले जा रहा है, तो ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि मेरी मदद करो, मेरे साथ न्यूट्रल ना रहो, अगर न्यूट्रल हो तो ये हो और न्यूट्रल हो तो ये हो, और साथ गाली देता है। ख्वाजा साहब, इसका फिर आगे ये कहां की सियासत है? मगर इसका आगे बढ़ने के लिए उम्मीद है कि ऐसा ही हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जा रहे हो इदारे के सरबराह। अदालतें भी अपनी लेगेसी ठीक कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, क्योंकि उनके मुख्तलिफ फैसलों में अभी भी एक अजीब कंट्राडिक्शन नजर आती है। मगर आप समझते हैं आर्टिकल 6 एक रास्ता है, या आपका कम से कम मशवरा ये होगा कि ये दाग आपको नहीं लेना चाहिए अपने माथे पर, नून लीग को या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट को, कि सियासतदानों के खिलाफ आर्टिकल 6 चलाया, जर्नलियों के खिलाफ तो कभी नहीं कर पाए। 3 नवंबर 2007 का फैसला अदालत का कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम था, मगर ये जो ये ना करे तो बेहतर, इस रास्ते पे ना जाए तो बेहतर। देखिए, ये अभी मैं अपनी राय जो है, ये मामला काबीना में आएगा या पार्लियामेंट में आएगा तो मैं जरूर अपनी राय का इजहार करूंगा। उससे पहले जो है, इससे पेशतर जो है मीडिया पे आप मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं उस राय का इजहार नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कंसेंसस जो है हमारी बरादरी में, सियासतदानों की बरादरी में, पार्लियामेंटेरियंस की बरादरी में एक सियासी कंसेंसस जरूर पैदा हो इस इशू के ऊपर कि ये नौबत जो है आर्टिकल 6 वाली जो है क्यों आती है हमारे यहाँ पे। और ये पहली बार नहीं है, ये माजी में भी बहुत दफा आर्टिकल 6 की नौबत आ चुकी है। और आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त आर्टिकल 6 जो है लागू ना हुआ। आज सियासतदानों के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे।
एक फैसले का एक हिस्सा है, उसमें सजेस्ट किया गया हुआ है, पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया हुआ है, पार्लियामेंट के फैसले के ताबे कर दिया गया हुआ है। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक शख्स जो है, आप इक्विटी डिमांड करते हैं, इक्विटी का मैक्सिमम है इक्विटी का, कि जब आप इक्विटी डिमांड करते हैं तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। आपके हाथ, इमरान खान के हाथ साफ नहीं है। उसने पिछले 4 साल के अंदर जो कुछ इस मुल्क में जो है, मैंने आज एक वाकया सुनाया है कि कितनी करप्शन की सरपरस्ती जो है इमरान खान ने की है। अपने करीब तरीन लोगों को करप्शन का बकायदा जो है ना वो इंसेंटिव दिया है करप्शन का। ये इस मुल्क के साथ क्या हो गया 4 साल के अंदर, जिस तरह ये तबाही और बर्बादी हुई है, और अभी भी ये चाहता है कि यहाँ पे क्योस क्रिएट हो। हर शख्स बार बार कह रहा है कि हम इसको श्रीलंका बना देंगे, ये हो जाएगा, अगर हमें इक़्तिदार ना मिला तो ये श्रीलंका बन जाएगा। श्रीलंका तो आज भी आइन के मुताबिक चल रहा है और आप इस आइन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आप इस आइन को पामाल किया 3 महीने पहले, वो तो आज भी तमाम राइट्स के बावजूद जो है वो कह रहे हैं पार्लियामेंट फैसला करेगी। उन्होंने पार्लियामेंट तोड़ी नहीं है, उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं की, उन्होंने पार्लियामेंट को सबवर्ट नहीं किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सैबोटाज नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खैर मांगे इस मुल्क की। इस मुल्क ने हमें इक़्तिदार दिया है, हमें शोहरत दी है, हमें इज्जत दी है, उस मुल्क की खैर नहीं मांगते। कैसे लोग हैं ये लोग? कहां से आ गए इस मुल्क में ये लोग जो है, जो गाली की सियासत देते हैं, नंगी गालियां निकालते हैं और कहते हैं कि जो मुझे नहीं सपोर्ट करेगा अल्लाह उससे हिसाब लेगा। तो तुम कोई औतार हो? खुदा न खास्ता। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या वाकई तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि इदारों को, फौज और अदलिया को बाकायदा तौर पर अब कन्फ्रंट करना है, हेड ऑन लेना है? क्या ये पार्टी का बाकायदा तौर पर फैसला है? पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या राय, बात करेंगे इसके बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। क्या तहरीक इंसाफ ने वाकई फैसला कर लिया है कि फ़ौज और अदलिया को हेड ऑन लिया जाएगा, बराह रास्त अब तनकीद की जाएगी आज के फैसले के बाद? क्या ये पार्टी का एक बाकायदा फैसला है और किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे? सीनियर साहब की तज़किरा हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तहरीक इंसाफ ने इतनी सख्त पोजीशन ले ली है और वो भी अदलिया के खिलाफ भी, फौज की मुदाखलत के खिलाफ भी, और ऑलमोस्ट वो ये इम्प्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फैसले के को भी बंद कमरों में ये किया गया है और इस तरीके से नहीं चल सकता, इनके मुंह को खून लग गया है। क्या तहरीक इंसाफ का ये एक अब कंसिडर्ड डिसीजन है कि हेड ऑन लेना है एस्टैब्लिशमेंट को भी और अदलिया को भी? असल में तहरीक इंसाफ जो है ना, उसको एक धचका पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने मार्च के महीने से जो एक अपना नैरेटिव बिल्ड किया था, वो इस बुनियाद पे था कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है और ये जो ख़त है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको यह तवक्को थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल जजमेंट आया उसमें बड़ा टेक्निकल सा एक उन्होंने ओपिनियन दिया है और उन्होंने कहा जी कि हमारे सामने तो ये जो साइफर है, यानी कि जो ख़त है, ये उस तरीके से पेश ही नहीं किया गया जैसा कि हमें बताया गया था। और उनका मेरा ख्याल है ये जो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, ये उनकी बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि अगर आपने आरिफ अलवी साहब को भेजा तो आरिफ अलवी साहब ने वो आगे चीफ जस्टिस को भेज दिया। वो आरिफ अलवी साहब को चाहिए था कि या तो अपना वकील भेजते या इमरान खान साहब अपने वकील के ज़रिए ये जो साइफर था इसको प्रॉपरली जजेस के सामने रखते। तो इसमें बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं और उसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव था, एक बयानिया था कि हमारे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है, उस बयानिए को बड़ा धचका पहुंचा है। तो इसलिए अब वो फिर उसमें एक जज साहब जो है उनका एक नोट भी आ गया है, वो इख्तलाफी नोट नहीं है, वो इजाफी नोट है। उसमें वो कह रहे हैं जी कि आर्टिकल 6 का इतलाक भी होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे आर्टिकल 6 के इतलाक के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उससे इनको धचका बहुत पहुँचा है। और फवाद चौधरी साहब जो कुछ साल पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तर्जमान होते थे, आज वो कह रहे हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट के मुँह को खून लगा हुआ है। तो ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन मुझे नहीं लग रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाजराई जो है वो मुनासिब रास्ता नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब और कुछ और लोग जो हैं वो शायद इसलिए भी इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि वो बहुत खुल के बात करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी में बड़ा इजाफा हुआ है और 17 जुलाई को पंजाब के 20 हल्कों में इलेक्शन है, तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा।
तो शायद इसलिए उन्होंने एक सख्त एक लाइन ली है। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं सियासत नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूँ, लेकिन जहाद के बावजूद वो सिर्फ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई तक ही महदूद हैं। जहाद में तो एक्स वाई से काम नहीं चलता, जहाद में तो नाम लिया जाता है। साहब, और मुझे ये बताइएगा कि फिर इस सारे के सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं इमरान खान साहब, जहां तक ताल्लुकात की बात है? क्योंकि खबरें आती रही कि इत्तेहादी भी, चौधरी बरादरान भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ताल्लुकात बेहतर हो जाए। कि खान साहब की जो डिमांड्स थी वो नहीं पूरी हुई और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला मामला है इस वक्त ताल्लुकात के हवाले से आपके ख्याल में? मेरी इतलात के मुताबिक चौधरी परवेज लाई साहब और मोनस लाई साहब, इन दोनों ने काफ़ी कोशिश की है। पिछले 10-15 दिन में उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है कि इमरान खान साहब और कुछ जो मुतलका लोग हैं उनके दरमियान डेडलॉक ख़त्म किया जाए। इमरान खान साहब ने तो अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, लेकिन शायद दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने एक इदारे की तरफ से जो एक स्टैंड ले लिया है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो ये नहीं हो सकता कि हम आपको खुश करने के लिए या आपको राज़ी करने के लिए हम सियासत में मुदाखलत शुरू कर दें। तो जब से इमरान खान साहब ने ये एक्स और वाई वाला काम शुरू किया है, तो मेरा ख्याल है परवेज़ लाई साहब और मोनस लाई साहब की जो कोशिशें हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो यू टर्न लेने में मशहूर हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वो नहीं जाते। अभी भी आज भी शेख रशीद साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर लें और हम अपने सियासी मुखालफिन के साथ वही करें जो उन्होंने हमारे साथ किया है। तो शेख रशीद साहब की गुफ्तगू से भी यही लगता है कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाकर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी लोग जो हैं इनके खिलाफ कोई काम किया जाए। मेरा ख्याल ये है कि सारी जो कोशिश लग रही है वो ये है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए और उनको मजबूर कर दिया जाए कि वो इमरान खान साहब की सियासी मदद करें, उनको दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश करें, तो तब इमरान खान राज़ी होंगे। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह का ब्लैकमेलिंग का हथकंडा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं चल सकता। लेकिन एक बात है कि आज फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, ये बातें जब दूसरे लोग करते थे तो फवाद चौधरी साहब उनको गद्दार कहते थे। आज वो कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जब इनकी हुकूमत आएगी तो वो इसको भी अनडू कर देंगे। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आपको बात करें। हुकूमत दावा कर रही है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी, पार्लियामेंट ये मामला रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। हमारे साथ सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी आपको अगर उस वक्त जब ज़ाहिर फैसला दिया गया था अदालत की तरफ से, उस वक्त उनके पास साइफर नहीं था, बाद में काबीना ने क्लासीफाई किया, मगर बाद में तो चीफ जस्टिस साहब देख सकते थे और अपने साथी जजेस को दिखा सकते थे। ये फैसला देने की क्या जरूरत थी? वो तहकीकात का भी हुक्म बाद में दे सकते थे। किस हद तक आपके ख्याल में एतराज़ दुरुस्त है कि ये सियासी फैसला होने का इल्ज़ाम लगा रही है तहरीक इंसाफ इस पर, साथ में कह रही है कि अभी बाई इलेक्शन होने से उससे पहले दे दिया? किस हद तक आप देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना था कि कासिम सूरी साहब ने जो कुछ किया 3 अप्रैल को, वो दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कासिम सूरी साहब के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो आर्टिकल 5 को जवाज बनाकर आर्टिकल 95 के तहत एक तरीके अदम एतमाद पर वोट को रोक देते। ये फैसले का बुनियादी मैं समझता हूँ मतन है। साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनके सामने कोई मवाद भी नहीं था, कोई उनके पास ऐसी चीज नहीं थी जिसकी बुनियाद पे वो अपना ये तासुर कायम करते कि कोई साजिश हुई है, जबकि खुद वो कह रहे हैं कि मजीद तहकीक की जरूरत है। उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, वहां भी कोई मवाद पेश नहीं किया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ज्यादा से ज्यादा यही कहा कि जुबान ठीक इस्तेमाल नहीं की, डोनाल्ड लू ने एहतजाज किया जाए, डिमार्च जारी कर दिया जाए। लिहाजा 7 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक तमाम ये जो अरसा है, इसमें कोई साजिश का सबूत गवर्नमेंट सामने नहीं आई, कोई इंक्वायरी कमीशन गवर्नमेंट ने खुद कायम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट क्यों तहकीक करे जब गवर्नमेंट को खुद ये इख्तियार हासिल है एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम करने का। तो ये तमाम मामला सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा मवाद नहीं था, ना इख्तियार था कासिम सूरी साहब को कि वो ये फैसला करते कि तहरीक अदम एतमाद पर वोट नहीं होना। ये इस फैसले का मैं समझता हूँ खुलासा है। साहब, मुझे साथ में बताएगा, मगर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई
आप समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना, एक गैर आईनी कदम होना या फिर आइन शिकनी करना दो अलग अलग बातें हैं? इस फैसले के तहत आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का रूम बनता नहीं है कि आर्टिकल 6 होता है जब आइन को सबवर्ट किया जाए या एब्रोगेट किया जाए, ये दो इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं कि आप बिल्कुल आइनी निज़ाम हुकूमत को मफलूज कर दें। और जो परवेज मुशर्रफ साहब का मामला जिसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने तो कहा कि जो कुछ उन्होंने नवंबर 2007 में किया था, 60 जजों को कैद कर दिया, अदालत पर हमला कर दिया, वो भी एब्रोगेशन के जुमरे में नहीं आता, अगरचे वो एक गैर आइनी अमल था और वो अपील सुप्रीम कोर्ट में अभी मौजूद है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो एक गलत आइनी फैसला तो मेरी नजर में आइन के खिलाफ बगावत नहीं है। अगरचे मियां खेल साहब ने, जस्टिस मियां खेल ने अपने इनफरादी नोट में आर्टिकल 6 का जिक्र किया है और पार्लियामान को मुखातिब होकर कहा है कि आइंदा के लिए इस हवाले से कोई सद्देबाब किया जाए कि आइन के साथ खिलवाड़ ना हो सके। वहाँ ये हो सकता है कि आप जो डिस्क्वालिफिकेशन है आइन में आर्टिकल 63 में, उसमें इजाफा कर दें, जो स्पीकर के लवाजमात हैं उसमें कह दें कि स्पीकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता और अगर करेगा तो अपनी नशस्त से महरूम हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं जो कानून साजी के जरिए कही जा सकती हैं, लेकिन क्या ये मामला इस वक्त ऐसा है कि संगीन गद्दारी का इल्जाम लगाकर हम लीडर ऑफ दी अपोजिशन को या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद का तकाजा करें? आइन में और कानून में संगीन गद्दारी की सूरत में दो ही सजाएं हैं, या सजाए मौत है या उम्र कैद है। तो मेरी नजर में ये बहुत ही मतानत से, बहुत सोच समझ से फैसले होते हैं संगीन गद्दारी के। सवाबदीद हुकूमत की है, बहरहाल मामला बिलाखिर अदालत में आएगा, अदालत देखेगी कि संगीन गद्दारी क्या एक गैर आइनी हुक्म जो है वो संगीन गद्दारी है या नहीं है। तो ये मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो फौरी नतीजा होगा वो सियासत मजीद जहर आलूद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।